हेलो एवरीवन। हमारा पहला लेक्चर है लेक्चर 5। लेक्चर 5 का पहला टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो जो क्वांटम कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर का विकास के लिए इसके लिए सबसे पहले 2017 में विज्ञान एवं तकनीक विभाग जो है इसने हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रयागराज में है, उसमें एक जो है सम्मेलन का आयोजन किया था। और उस सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि भारत में जो है इसका उद्देश्य ये था इस सम्मेलन को बुलाने का कि भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग की जितनी संभावनाएं हैं उसको तलाशना था। इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसको और कैसे बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। तो इसके लिए जो है क्वांटम कंप्यूटर के लिए जो पहला सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद जैसे ही फिर केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्रीय बजट 2020-21 में जो है भारत में लगभग 8,000 करोड़ की जो राशि है, 8,000 करोड़ की जो राशि नेशनल क्वांटम मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो है नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन को जो है ये 8,000 करोड़ रुपए आवंटित दिए गए। एंड इसके उद्देश्य ये था कि देश में जो है क्वांटम कंप्यूटर को और बेहतर बनाया जा सके और उसकी सभी संभावनाओं को तलाशा जा सके। तो उसके लिए जो है 8,000 करोड़ रुपए का जो फंड प्रोवाइड किया गया नेशनल क्वांटम मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर इसी प्रकार 2021 में भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है एक सम्मेलन जारी किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में जो है जो प्रारंभिक इसके स्तर पर जो प्रारंभिक परीक्षण और अध्ययन है उसको बढ़ावा दिया जा सके, ताकि इसको प्रारंभिक परीक्षण और अध्ययन के जरिए इसको और आगे बढ़ाया जा सके। तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक टूल किट का विकास किया था, QSIM टूल किट का विकास किया था। इस टूल किट के विकास में जो है IISc जो है बेंगलोर, IIT जो है रुड़की और CTEC पुणे के द्वारा जो है इसमें जो है सहयोग दिया था। इन तीनों संस्थाओं ने इसमें सहयोग दिया था। तो जो नेशनल क्वांटम मिशन है, इसका उद्देश्य 2031 तक जो है देश में क्वांटम कंप्यूटिंग की जितनी संभावनाएं हैं उसको तलाश लेना है। तो इसी प्रकार 2023 में भारत सरकार के द्वारा जो है नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च किया गया था, जारी किया गया था। एंड इसे जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो है संचालित किया जाएगा। एंड जो है इसकी जो है कार्यावधि होगी वो 2031 तक होगी। तो नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य यही है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की सभी संभावनाओं को तलाशा जा सके। एंड इसके साथ ही जो है भारत दुनिया का 7वां ऐसा देश बन गया है जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जो है तरह तरह की योजनाएं ला रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में जो है संभावनाओं को तलाश रहा है। उस दिशा में जो है लगभग भारत में जो 11 परियोजनाएं का निर्माण कर दिया गया है क्वांटम कंप्यूटिंग की संभावनाओं को तलाशने के लिए। तो इस वजह से जो है भारत जो है क्वांटम कंप्यूटिंग की जो सभी संभावनाओं को तलाशने में जो काफ़ी अग्रसर है। एंड इस मिशन का जो उद्देश्य है, इस मिशन का उद्देश्य ये है कि क्वांटम तकनीक को जो है क्वांटम तकनीक और उसके औद्योगिक जो विस्तार है उसको बढ़ावा दिया जा सके, देश के क्वांटम तकनीक को जो है और अधिक समृद्ध किया जा सके। तो उसके लिए जो एक अनुकूल परिवेश प्रदान करने के लिए जो है नेशनल क्वांटम मिशन को जारी किया गया था। तो नेशनल क्वांटम मिशन का 2023 से स्टार्ट हुआ, 2023 में लॉन्च किया गया, 2031 तक जो है इसकी ड्यूरेशन होगी। 2031 तक ये अपना पूरा काम जो है पूरा करने की जो है संभावना है कि 2031 तक जो है ये हो जाएगा। तो नेशनल जो क्वांटम मिशन है इसमें जो है 4 जो हब्स हैं, 4 हब्स को लिया जाता है। इसके 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम जो है डिवाइस एंड मेट्रोलॉजी। तो ये जो है 4 क्वांटम कंप्यूटर के जो हब्स हैं। एंड पहला जो है क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो इसके अंतर्गत जो इस अगले 5 वर्षों में जो है इसमें लगभग 50 से 100 जो है क्यूबिट और जो है अगले 8,000 क्यूबिट वाले जो है क्षमता वाले जो है नेशनल क्वांटम मिशन का विकास किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य है कि लगभग जो अधिक क्षमता वाले जो है क्वांटम कंप्यूटर का विकास किया जाएगा। जो परंपरागत कंप्यूटर से जो उसकी जो क्षमता होगी हर क्षेत्र में जो है काफ़ी तीव्र होगी, काफ़ी अधिक होगी। तो इसी वजह से क्वांटम कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें जो है
इसमें संचार व्यवस्था को जो सुरक्षित बनाने के लिए जो है क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम जो है इनक्रिप्शन का जो है विकास किया जाएगा, जिसकी मदद से जो है इसके अंदर यह जो है काफ़ी सुरक्षित होगा और इसका प्रयोग जो है प्रशासनिक, प्रतिरक्षा और सार्वजनिक क्षेत्रों, वित्तीय क्षेत्रों, हर क्षेत्र में जो इसका प्रयोग किया जाएगा। तो क्वांटम कम्युनिकेशन के जरिए जो है ऐसा हब्स बनाया जाएगा जो कि काफ़ी सुरक्षित होगा और काफ़ी जो है काफ़ी समय तक टिकने वाला होगा। एंड क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत जो इसके परमाणुक स्तर पर जो पदार्थ है उसके विमाओं की मापने के लिए जो है इसमें जो है विभिन्न प्रणालियों को विकास किया जाएगा कि ताकि उसका मेजरमेंट किया जाएगा, उसको मापा जा सके। तो जो है क्वांटम मेट्रोलॉजी भी इसके अंतर्गत जो क्वांटम पदार्थों की जो डिज़ाइन है उसका निर्माण किया जाएगा, डिज़ाइन और उसका निर्माण किया जाएगा, जैसे कि सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो इस प्रकार के जो है निर्माण किया जाएगा ताकि जो है क्वांटम कंप्यूटर को जो है और अधिक उसके बनावट को जो और अधिक बेहतर बना जा सके। एंड इसी प्रकार हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो क्वांटम तकनीक जो है अनुसंधान लगभग 2 दशकों से चल रहा है। एंड और भारत में भी यह मात्र जो है 6 साल पुराना ही है। तो क्वांटम कंप्यूटर का जो अवधारणा है काफ़ी पुराना नहीं है, एक नई तकनीक के रूप में जो उभर रहा है। तो क्वांटम तकनीक के संदर्भ में बात करें तो यह शिक्षित मानव संसाधन और आधुनिक जो अवसंरचना है उसमें कमी है और इस क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा तभी हम जो है इसकी संभावनाओं को जो और अधिक अच्छे ढंग से जो है तलाश पाएंगे। एंड यह जो नई कंप्यूटिंग संकल्पना है, नई कंप्यूटर की जो संकल्पना है, इसमें जो है बाइनरी और जो है डिजिटल आंकड़ों की गणना के लिए जो है इसमें इलेक्ट्रॉन के स्थान पर जो है फोटोन का प्रयोग किया जाएगा ताकि जो है इसकी जो गणना क्षमता होगी वो काफ़ी अधिक होगी, सामान्य कंप्यूटर से, परंपरागत कंप्यूटर से जो है काफ़ी इसकी जो है अधिक होगी। तो इसीलिए जो है ऑप्टिकल जो कंप्यूटर है इसमें जो ऑप्टिकल प्रोसेसर और सर्किट लगे होंगे एवं जो है आंकड़ों की गणना के लिए जिसमें प्रकाश जो है संकेतों का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो हम ऑप्टिकल कंप्यूटर की बात करें तो ऑप्टिकल कंप्यूटर के जो हमें कई प्रकार के लाभ होंगे। ऑप्टिकल कंप्यूटर के तो इस प्रकार जो ऑप्टिकल कंप्यूटर के जो हमें कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, जैसे कि प्रकाश की प्राप्ति में जो एलईडी की जो है एलईडी से प्राप्त किया जाएगी प्रकाश, और इसमें लगभग जो इसकी ऊर्जा की मांग जो है बहुत कम होगी क्योंकि जो है अपने आप में जो एक ऊर्जा दक्ष प्रणाली होगी। एंड प्रकाश और फोटॉन की गति जो है इसमें सर्वाधिक होगी और जो है इसके फलस्वरूप कंप्यूटर में जो आंकड़ों का संप्रेषण होगा, गणना का जो गति होगी वो काफ़ी तीव्र होगी ऑप्टिकल कंप्यूटर का। तो प्रकाश के संदर्भ में बात करें तो यह जो आंतरिक प्रतिरोध जैसी जो समस्याएं हैं वो नहीं होगी इसमें, और फलस्वरूप इसकी जो कार्य करने की क्षमता होगी, ऊर्जा उत्पन्न करने की, ऊर्जा जागृत करने की क्षमता होगी वो काफ़ी अधिक होगी। तो ये जो है एक नई तकनीक है और इससे जो हमारा विश्व जो है काफ़ी आगे जा सकता है अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जो इसकी सभी संभावनाओं को तलाश लें और क्वांटम कंप्यूटिंग की जो है अवधारणा का विकास करें। तो इस प्रकार जो है हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे डीएनए कंप्यूटिंग या फिर बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग, ऑर्गेनिक कंप्यूटिंग एंड या मॉलिक्यूलर कंप्यूटर। तो ये जो है मॉलिक्यूलर जो कंप्यूटिंग है, ये जो है मॉलिक्यूलर कंप्यूटिंग की अवधारणा जो होती है ये जैव अणुओं का प्रयोग करके आंकड़ों का संग्रहण करता है और जो है गणना किया जाएगा। एंड इसके लिए जो है हमें डीएनए की जो आवश्यकता पड़ती है ताकि, क्योंकि जो है डीएनए की मदद से ही हम बाइनरी आंकड़ों को जो है नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम में जो है सुरक्षित रख सकते हैं तथा इस डीएनए को जो है हम बेसिलस सबलिटीज जैसे जीवाणुओं में जो है प्रयोग कराकर जो है हज़ारों वर्षों तक जो इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस वजह से हमें डीएनए जो है एक समूह के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। एंड 2018 में जो नेचर मैगजीन में प्रकाशित एक जो है आलेख में के अनुसार जो 1 ग्राम डीएनए में जो है लगभग 15 जो है पेटाबिट जो है डीएनए सुरक्षित किए जा सकते हैं। तो डीएनए कंप्यूटिंग की जो दूसरी संरचना है वो जो है डीएनए आधारित जो है कंप्यूटिंग प्रणाली का जो विकास करना है। तो 2005 में जो है इजरायली वैज्ञानिकों ने के विकास का दावा किया और जो मानव शरीर में जो प्रवेश करके कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार जो डीएनए कंप्यूटिंग का विकास किया जाएगा जो मानव के शरीर में इसको प्रवेश कराकर जो और जो कैंसर की कोशिकाएं
कैंसर की कोशिकाओं को खोज कर और उनको जो है उनको नष्ट करने का जो है कार्य करेगा। तो ये जो है काफ़ी हमारे देश को काफ़ी आगे बढ़ाने में और चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है डीएनए कंप्यूटिंग। तो इस वजह से 2011 में जो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जो जैव अणुओं के प्रयोग से जो है कई प्रकार की जो है इसकी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें एंड हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटर में जो यह एक सेवा है वो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अंतर्गत जो उपयोगकर्ता जो होता है उपयोग करने वाला अपने आंकड़े और एप्लीकेशन को जो है कंप्यूटर में जो है के अंदर संग्रहित नहीं करता है, कंप्यूटर के अंदर नहीं रखता है, बल्कि इंटरनेट के द्वारा जो है सेवा प्रदाता जो कंपनी होती है उसके क्लाउड सर्वर पर जो है संग्रहित कर देता है। उसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो इसके जो है मॉडल्स की बात करें तो पहला जो है SaaS है, SaaS, स्टोरेज एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो यह जो है क्लाउड सेवा द्वारा जो है उपयोगकर्ताओं को जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है, जैसे कि ईमेल, व्हाट्सएप। दूसरा जो है IaaS है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसमें जो है सर्वर और डेटा सेंटर जैसे जो सुविधाएं क्लाउड के द्वारा जो उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि अमेजॉन सर्विस सेवा। एंड PaaS है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो इस सर्विस में जो पैरेटिंग सिस्टम एवं जो है वेब ऐप उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड एवं गूगल ऐप्स। एंड नेक्स्ट है SaaS, स्टोरेज एज सर्विस। तो यह जो है आवश्यकता आधारित जो है डिजिटल स्टोरेज के अवसर की जो है सर्वाधिक सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं हमें क्लाउड कहीं ना कहीं हम क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। व्हाट्सएप, गूगल, अमेजॉन, तो ये सभी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है एक अवधारणा होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा होती है। एंड तो हम जो है क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो इसमें जो है किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये जो है किसी भी अवस्था में इसमें नेटवर्क या डिजिटल यंत्र से संपादित किया जा सकता है इसको, और डिजिटल उपकरण के द्वारा जो इसको चलाया जा सकता है, और इसकी पूंजी लागत जो है अपेक्षाकृत बहुत कम होती है, और सभी आंकड़े जो है केंद्रीय क्लाउड सर्वर पर जो है संग्रहित किए जाते हैं, और इसकी जो सुरक्षा आधुनिक एवं सुदृढ़ होती है। तो जो हम उपयोग करते हैं गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप, अमेजॉन सर्विस, तो ये सब जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है सेवा होती है, जो हमें एक एज अ सर्विस प्राप्त होती है, एज ए वेबसाइट प्राप्त होती है। इसकी चुनौती की बात करें तो केंद्रीय सर्वर पर जो है आंकड़ों के संग्रहण के कारण जो है यह साइबर हमले का जो केंद्र बन सकता है कभी कभी। एंड केंद्रीय सर्वर पर जो संग्रहित आंकड़ों का जो दुरुपयोग भी किया जा सकता है, जो किसी व्यक्ति के निजता, गोपनीयता, उसकी जो है निजी जीवन से संबंधित जानकारियों को जो है प्रकाशित करके जो है सार्वजनिक करके जो है उसकी निजता का हनन कर सकता है। तो इस वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है कहीं ना कहीं इसकी जो कुछ चुनौतियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। एंड जैसे कि एक मेघराज जो परियोजना है, एप्लीकेशन है, तो मेघराज जो भारत सरकार के द्वारा जो मेघराज नामक जो है क्लाउड सेवा की जो शुरुआत की गई थी। एंड इसका विकास जो NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा जो इसका विकास किया गया, और इसका उद्देश्य सरकारी सेवा, सरकारी कार्यों तथा उससे संबंधित जो ई-गवर्नेंस सेवाएं हैं उसको जो बेहतर और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जो इसको लाया गया था। तो यह जो भारतीय क्लाउड सेवा जो है, यह जो मेघराज जो भारतीय क्लाउड सेवा है, यह जो है मेघराज के सर्वर की जो है स्थापना भारत में जो है ही की गई है, और यह जो है इस पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को लागू होता है, और इससे जो उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ताओं की जो है कानूनी जो स्थिति होती है उसको अधिक मजबूत करने में जो सहायता मिलती है। तो इस वजह से जो मेघराज एप्लीकेशन को जो है पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता को लाने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हम बिग डाटा की बात करें तो बिग डाटा जो है इसका अर्थ होता है इंटरनेट पर जो उपस्थित, इसका अर्थ जो इंटरनेट पर उपस्थित उन विशाल आंकड़ों से होता है, उन बड़े आंकड़ों से होता है जो उपभोक्ता एवं संस्थान के द्वारा जो है इंटरनेट पर दिए गए कार्यों से जो उत्पन्न किए जाते हैं। तो ऐसे आंकड़े जो विभिन्न क्षेत्र के होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं, और यह अत्यंत बड़ी मात्रा में होते हैं। तो और इनका जो है कोई जो है निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं होता है, मतलब ये किसी भी क्रम में उपस्थित होते हैं और बहुत अधिक संख्या में होते हैं। तो इन विशाल आंकड़ों के अध्ययन तो
इन विशाल आंकड़ों के अध्ययन और विश्लेषण के क्षेत्र को जो है बिग डाटा विश्लेषण भी कहते हैं। तो इससे जो विभिन्न प्रकार की जानकारी, पैटर्न और प्रिंट का जो है पता चलता है। तो बिग डाटा के जो 4 जो है इसके अभिलक्षण होते हैं, जिसे जो 4V's कहते हैं। पहला जो है वैल्यूम में जो विशाल आंकड़ा समूह इसमें शामिल होता है। वैलिडिटी में जो प्रति सेकंड नए आंकड़ों की जो उत्पत्ति होती है। वेरिटी में जो है अलग अलग क्षेत्र के आंकड़े उपस्थित होते हैं। एंड वेरासिटी में अपूर्ण जो है आंकड़ों का समूह होता है। तो इस प्रकार जो बिग डाटा के जो 4 अभिलक्षण होते हैं, 4 अभिलक्षणों से जो है परिपूर्ण रहता है। एंड बिग डाटा के जो विभिन्न क्षेत्रों में इसके हम उपयोग की बात करें तो वर्तमान समय में जो इसका काफ़ी उपयोग बढ़ा है बिग डाटा का, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में जो है आंकड़ों को विश्लेषित करने में जो इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि बिग डाटा के विश्लेषण के द्वारा जो है बैंकों में जो वित्तीय अनियमितताएं होती हैं, वित्तीय अनियमितताएं होती है और डिजिटल जो फ्रॉड का जो केसेस होती हैं वो नहीं होगा बिग डाटा अगर विश्लेषण किया जाए तो इससे जो है बैंकों में जो वित्तीय दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें कोई कुछ ऐसा हो जाता है हेर-फेर, तो उससे जो है वो सब जो है कम हो जाएंगी बिग डाटा अगर विश्लेषण किया जाए तो। एंड बिग डाटा का प्रयोग जो है डायरेक्ट सब्सिडी को जो है बेहतर बनाने के लिए इन सब्सिडी जो आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा करने के आधार पर जैसे डिजिटल पहचान के साथ जो इसको जोड़ कर किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है सब्सिडी तक हर उस व्यक्ति को पहुँचाने के लिए जिसके लिए वो आवश्यक है, तो बिग डाटा विश्लेषण से ऐसा किया जाता है। एंड सरकार इसके द्वारा जो है विभिन्न जनसमूहों की जो है पहचान करती है, जिसके लिए वो जो है नई योजनाएं और नीतियों को जो लागू करके जो उन तक पहुंचा सके। तो ये जो है सरकार जो है इसका प्रयोग करती है और ताकि जो है वो नीतियों और योजनाओं को जो है सही जगह पर सही लोगों तक जो पहुंचाया जा सके। तो बिग डाटा इसमें काफ़ी मदद करता है सरकार की। एंड दुनिया के जो है कई ऐसे देश हैं जो कि बिग डाटा विश्लेषण का प्रयोग करके जो पैक्स अपराध को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा जो है नेट ग्रिड नामक एक प्रणाली का विकास किया गया है, जो कि इनकम टैक्स और GST आंकड़ों से जो प्राप्त पैक्स अपराध है उन घटनाओं को पकड़ सकेगा और पैक्स से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको कम किया जा सकेगा। तो ये सब बिग डाटा विश्लेषण से ही संभव हो पाएगा। तो भारत सरकार के द्वारा जो है इसके विभिन्न जन समूहों की इससे पहचान की जाएगी और योजनाओं को लाभ हर व्यक्ति ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। एंड दुनिया के कई देशों में जो है बिग डाटा विश्लेषण का उपयोग करके जो है पैक्स अपराध को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा नेटिग्रिड नामक जो प्रणाली का विकास किया गया है, जो कि इनकम टैक्स और सब्सिडी और GST आंकड़ों से को प्राप्त करेगी और पैक्स अपराध की घटनाओं को जो है कम करने में और उसको पकड़ने में जो है सहायता करेगी सरकार की। तो दुनिया की जो बड़ी कंपनियां जो है बिग डाटा का जो उपयोग जो है ग्राहकों के व्यवहार को समझने में भी कर रही हैं, जिससे उसके अनुरूप जो है उत्पादन को बढ़ा सके और जो एक जो है मार्केटिंग रणनीति आदि की जो विकसित करके, तो मतलब बिग डाटा विश्लेषण से वो ऐसा विश्लेषण कर पाएंगे कि जो ग्राहक है वो किस वस्तु की ज़्यादा मांग कर रहे हैं, तो उस वस्तु के हिसाब से वो अपने उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाएंगे ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ हो। तो इस वजह से जो ग्राहकों के व्यवहार को, उनकी जो है प्रकृति को समझने में जो है ये बड़ी कंपनियाँ जो है बिग डाटा विश्लेषण के माध्यम से जो ऐसा करने की कोशिश करती हैं। तो एंड पुलिस और सुरक्षा जो बल होते हैं, पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा भी बिग डाटा का जो है प्रयोग जो है जो आपराधिक गतिविधियाँ होती है, आपराधिक गतिविधियों की जांच पड़ताल के लिए जो है किया जाता है। तो इस वजह से जो बिग डाटा विश्लेषण जो है हर क्षेत्र में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इसके द्वारा रोगों की संभावना जो होती है, जो किसी रोग होने की संभावना होती है और जो जनता पर रोग के प्रभाव तथा कई नई दवाओं की जो खोज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बड़े स्तर पर जो है रोगों की पहचान की जाती है। संभावना के स्तर पर जब किसी रोग के होने की संभावना रहती है तभी जो बिग डाटा विश्लेषण से उसको विश्लेषित कर लिया जाता है। एंड जैसे कोविड-19 के दौरान जो है इसका काफ़ी प्रयोग किया गया था। कोविड-19 के दौरान जो है बिग डाटा विश्लेषण के जरिए जो है रोगियों की पहचान की गई थी। कौन रोगी को जो है कौन सा टीका लगाना है और कौन रोगी को कौन से उपचार की ज़रूरत है, किस रोगी की स्थिति अधिक खराब है, किस रोगी की स्थिति नॉर्मल है। इन सभी चीज़ों के विश्लेषण के लिए जो है इसका उपयोग किया गया था। एंड शिक्षा व्यवस्था में बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था में इसके प्रयोग से विद्यार्थियों का विषय के प्रति उनकी रुझान क्या है और उनके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किया जा सकेगा। तो ये समझा जाए कि बच्चा जो है किस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है और किस सेट में उसकी पकड़ अच्छी है, उसकी किस विषय में अधिक रुचि है, तो उसके हिसाब से जो है उसको जो है उस विषय के अनुरूप जो है उसके कौशल को विकसित करने के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। तो
इस वजह से शिक्षा के क्षेत्र में जो इसका उपयोग किया जाएगा। एंड जो है कृषि के क्षेत्र में इसके द्वारा जो रासायनिक जो स्थानीय जो मौसम होता है या फिर मृदा के आधार पर जो उचित फसल का चुनाव किया जा सकता है। तो बिग डाटा से की मदद से मौसम के हिसाब से जो है उस क्षेत्र में कौन सी फसल अच्छी होगी और कौन सी पैदावार अच्छी हो सकती है, तो उसके हिसाब से जो है यह जो है आकलन कर सकता है। बिग डाटा विश्लेषण से आकलन किया जा सकता है। तो ये कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, किया जाएगा। एंड इसका बिग डाटा विश्लेषण के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति के आय स्तर, स्वास्थ्य की जानकारी, अन्य निजी जानकारियों का भी पता लगाया जा सकता है। तो इस वजह से बिग डाटा विश्लेषण जो है एक बहुत ही अच्छा जो है कह लो अच्छा जो है तकनीक है, जो कि व्यक्ति की हमारा जो दैनिक जीवन होता है, जो दैनिक जीवन जीते हैं, उसमें हर जो क्षेत्र होता है, हर क्षेत्र में इसका उपयोग संभव है और किया जा सकता है। एंड इसकी चुनौतियों की बात करें तो भारत में जो है आंकड़ों का जो डिजिटलीकरण एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो कई क्षेत्र के आंकड़े जो होते हैं डिजिटल रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसे कि जिसके फलस्वरूप बिग डाटा विश्लेषण करना जो संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि लैंड जो रिकॉर्ड होता है उसको हम भौतिक रूप से ही उसकी विश्लेषण कर पाते हैं, भौतिक रूप से उसको डिजिटल रूप में विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, भूमि होते हैं, उसको जो है हम फिजिकली मापते हैं। तो इस वजह से जो है लैंड रिकॉर्ड्स में जो है उसके लैंड रिकॉर्ड्स में बिग डाटा विश्लेषण का प्रयोग करना जो संभव नहीं हो पाएगा। एंड बिग डाटा के संग्रहण और विश्लेषण के लिए जो डाटा बैंक और जो सुपर कंप्यूटिंग अवसंरचना की जो कमी महसूस की जाएगी। एंड इसमें ये चुनौती है कि जो आतंकवादी जो समूह है, आतंकवादी समूहों के द्वारा जो है बिग डाटा विश्लेषण के द्वारा जो इसका जो है गलत उपयोग किया जा सकता है। तो गैर कानूनी कार्यों में जो इसका उपयोग किया जा सकता है और आतंकवादी गतिविधियों आतंकवादी जो है व्यक्तियों की पहचान करके जो है अपने आतंकवादी समूह में जो दूसरे व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं। तो इसका बिग डाटा विश्लेषण का जो गलत उपयोग भी किया जा सकता है। एंड इसके द्वारा जो है निजता हनन संबंधी जो है गंभीर मुद्दे जो होते हैं वो प्रकट हो सकते हैं, वो सामने आ सकते हैं। इससे जो है निजता हनन का मामला भी सामने आ सकता है। एंड बिग डाटा विश्लेषण की नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब जो है, वर्ल्ड वाइड वेब में पहला जो है वेब 1.0 जो है, जिसका विकास जो 1989 में किया गया था, इसको विकसित किया गया था। लेकिन यह जो 1993 में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। तो ये जो फर्स्ट है, यह इंटरनेट की जो है प्रारंभिक अवस्था है और इंटरनेट की विकसित होने की जो है प्रारंभिक अवस्था इसको माना जाता है। तो यह जो है एक स्टैटिक वेब पर आधारित होता है। स्टैटिक वेब मतलब कि ये जो है एक जगह ही स्थिर रहता है, गतिमान नहीं रहता है। तो ये जो है स्टैटिक वेब है। एंड इसको जो है रीड ओनली इंटरनेट की व्यवस्था थी। इसमें रीड ओनली इंटरनेट मतलब इसको सिर्फ इंटरनेट पर देखा जा सकता है एंड इसको जो बदला नहीं जा सकता है। वो एक जगह ये स्थिर होता है, एक जगह संग्रहित रहता है और इसका जो है रीड ओनली इंटरनेट के जरिए जो इसको देखा जा सकता है। तो ये जो उपयोगकर्ताएँ होते हैं वो विकसित कंटेंट को जो है सिर्फ पढ़ सकता है एंड कंटेंट के विस्तार में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। तो जो कंटेंट जो है इंटरनेट पर उपलब्ध है वो उस कंटेंट को जो है देख सकता है, उसमें कोई अपडेट नहीं कर सकता, उसको विस्तारित नहीं कर सकता, क्योंकि जो है यह स्टैटिक वेब था, इसको जो बदला नहीं जा सकता था। इसको जिस रूप में संग्रहित किया गया उसी रूप में ही देखा जा सकता है। तो इसमें जो है आर्थिक गतिविधियाँ और ई वाणिज्यिक की जो संभावनाएँ होती हैं वो बहुत कम थी, क्योंकि जो है यह स्टैटिक या एक जगह जो स्टेबल होने वाला वेब था। एंड वेब 2 की बात करें तो वेब 2 जो है इसका विकास 1990 में हुआ और यह जो है लगभग 2004 में जो आके लोकप्रिय हो गया। तो वेब 2 जो है यह डायनेमिक जो है वेब पेज पर आधारित है एंड यह रीड एंड राइट वेब है, जिसमें जो है उपयोगकर्ता को जो है कंटेंट के उपयोग के साथ साथ जो है उसमें जो है कंटेंट के जो विस्तार में भी योगदान देता है, ताकि जो है और विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े भी प्रकाशित करता है। तो इसमें जो है जो कंटेंट उपलब्ध है उसमें और अधिक विस्तार किया जा सकता है और कंटेंट को जोड़ा जा सकता है एंड आंकड़े प्रकाशित किया जा सकते हैं। तो इस वजह से वेब 2 जो है वेब 1 से जो है काफ़ी जो है आगे निकला था।
तो वेब 2 के हम लाभ की बात करें तो यह जो कंटेंट का जो व्यापक, इसमें जो कंटेंट का जो व्यापक विस्तार हुआ, इसमें ये नहीं था कि जिस अवस्था में कंटेंट को रखा गया है उसी अवस्था में रहेगा, उसमें और अधिक बदलाव, अपडेट, विस्तार भी किया जा सकता है। एंड रोजगार के जो है नए अवसर इससे प्राप्त हुए और नागरिकों को जो है अभिव्यक्ति का जो है सरल साधन मिला। एंड वेब 2 के से प्राप्त होने से जनता की जो है राय के आधार पर जो है सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं की जो है समीक्षा करती है। तो इस वजह से जैसे कि मतलब वेब 2 ये है, वेब 2 मतलब अगर कोई ट्विटर हो गया, ट्विटर पर अगर कोई सरकार कोई मैसेज देना चाहती है नागरिकों को कि हाँ मैं सब्सिडी पर प्याज सब्सिडी को बढ़ा दूँ, तो मतलब ये पोस्ट कर दिया तो अब उस पर अलग अलग लोग जो है अपना राय साझा करेंगे, सभी उस पर अपना राय देंगे, तो वो जो है विस्तार हो जाएगा उसमें। तो ये जो है वेब 2 है। तो वेब 2 में जो है आर्थिक गतिविधियों को जो तीव्र हो गई हैं और कई जो ई कॉमर्स प्रतिष्ठान स्थापित हुए हैं। तो इससे जो हमें आर्थिक गतिविधियाँ बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं वेब 2 की मदद से। और इससे सरकार जो है नीतियों और परियोजनाओं को लाने से पहले जो है लोगों के जो है राय को जो है इकट्ठा करती है। एंड तो ये इसके लाभ हैं। इसकी चुनौतियों की बात करें तो भारत जैसे जो है विकासशील देश में अंगीय जो विभाजन है एक समस्या है, अंगों का विभाजन, और समाज का अंतिम वर्ग जो है इंटरनेट से नहीं जुड़ता है और जनता की राय में जो उसकी राय शामिल नहीं होती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो हमारे देश के अंतिम व्यक्ति होते हैं, अंतिम व्यक्ति मैंने बताया था कि वो व्यक्ति जिनके पास बैंक अकाउंट तक नहीं है, जिनके पास वित्त के बारे में कोई जानकारी तक नहीं, जिनके पास इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है, तो ये जो देश के अंतिम व्यक्ति होते हैं इनके पास इंटरनेट नहीं होता है, मोबाइल फ़ोन नहीं होता है। तो इस वजह से जो है ये जो वेब 2 है इसमें जो है शामिल नहीं हो पाते हैं। सरकार की नीतियों और योजनाओं से संबंधित जो राय लिए जाते हैं जनता से, उसमें जो है शामिल नहीं हो पाते क्योंकि इनके पास इंटरनेट नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एंड इस पर प्रकाशित जो कंटेंट होते हैं वेब 2 पर इनकी गुणवत्ता जो है प्रमाणित नहीं होती है तथा इन पर जो है सेंसरशिप लागू नहीं होती है। एंड इस पर जो आंकड़ों की जो सुरक्षा और निजता सुरक्षा संबंधित जो चुनौतियाँ शामिल होती हैं। एंड जो है तथा कई इंटरनेट की जो कंपनियां होती हैं इन आंकड़ों का जो दुरुपयोग भी कर लेती हैं कभी कभी। तो वेब 2 और जो है उपस्थित आंकड़ों जो है इंटरनेट यातायात का जो है नियंत्रण कुछ बड़ी कंपनियों के द्वारा जो है किया जा रहा है। एंड इन्हीं थर्ड पार्टी कंपनियों के को जो है अधिकतम लाभ प्राप्त हो रही है। तो इस वजह से जो है वेब 2 का जो है इसका जो है चुनौतियाँ भी है। इसके जो है जहाँ तक लाभ है, जितने लाभ है उससे कहीं अधिक जो है इसमें जो है हमें असुरक्षा की खतरा रहती है। एंड वेब 3 की बात करें तो यह भविष्य की जो इंटरनेट व्यवस्था है जिसे जो है डिसेंट्रलाइज इंटरनेट कहा गया है। एंड इस व्यवस्था में इंटरनेट आंकड़ों पर जो कुछ कंपनियों का अधिकार नहीं होगा, जबकि जो इंटरनेट से जुड़ा हर व्यक्ति अपने जो है संदर्भ के आंकड़ों जो है मालिक हो सकता है। तो वेब 2 में जो हमारे आंकड़े जो है केंद्रीय क्लाउड सर्वर पर जो है संग्रहित होते थे, जो किसी कंपनी पर की परिसंपत्ति हो सकते थे। तो जबकि वेब 3 जो है एज कंप्यूटिंग पर आधारित होगा, जिसमें जो है उपयोगकर्ताओं के जो आंकड़ों का उपयोगकर्ता के बीच ही बटा होगा। ना ही इसका कोई कंपनी अपने अधिकार में ले सकता है, ना ही इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो वेब 3 है ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा। ब्लॉकचेन एक जो है खुला बही खाता होता है। इस पर जो इंटरनेट पर किए गए सभी जो आदान प्रदान होते हैं डिजिटल अंकित किए जाते हैं। इसे जो है न तो हटाया जा सकता है और न ही जो इसको बदला जा सकता है। तो ब्लॉकचेन के द्वारा जो है दो पक्षों के बीच जो है पीयर टू पीयर प्रत्यक्ष जो है विनिमय किया जा सकता है। इसमें जो किसी तीसरे पक्ष जैसे जो है कोई जो ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है वो शामिल नहीं होती है। इसमें सोशल मीडिया, बैंक आदि की आवश्यकता नहीं होती है। एंड ब्लॉकचेन के द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी एवं जो है NFT विनिमय को जो बढ़ावा मिलेगा। एंड वेब 3 जो है विकेंद्रीकृत इंटरनेट होगा। इससे जो है थर्ड पार्टी की जो भूमिका नहीं होगी इसमें, और लाभांश जो उपयोगकर्ताओं के बीच ही बढ़ेगा। इसमें कोई जो है कंपनी जो है इसका दुरुपयोग या फिर अपने अंडर में जो है इसको नहीं ले सकती है। एंड वेब 4 जो आएगा, वेब 4 जो है मोबाइल बेस्ड वेब पर आधारित होगा। एंड वेब 5 की बात करें तो वेब 5 जो है वेब 2 प्लस वेब 3 से जुड़ कर बनेगा। एंड तो आपके आंकड़े जो है आपके पास में होंगे वेब 5 में। एंड आइडेंटिटी एंड इंफॉर्मेशन जो है दोनों जो है इसमें सुरक्षित होगा। एंड इंटरनेट में जो है नेट और वेब दोनों आते हैं।
तो इंटरनेट जो है एक तो जो है सरफेस नेट होता है, एक डीप नेट होता है, एक डार्क नेट वेब होता है। तो इंटरनेट वेब की बात करें तो पहला जो है सरफेस नेट है, यह जो है हमारे इंटरनेट खर्च में जो दिखता है, क्योंकि जो इसकी इंडेक्सिंग जो सर्च होगी वह कंपनी के लिए की जाती है। एंड डीप नेट वेब की बात करें हम तो इसमें जो है इंडेक्सिंग नहीं किया जाता है, फलस्वरूप इसमें जो है यह सर्च में नहीं दिखता है, और इस पर जो गोपनीय जो आंकड़े होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड, बैंकिंग रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड। तो इस प्रकार के रिकॉर्ड जो होते हैं वो डीप नेट वेब में जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट है डार्क वेब। डार्क वेब की बात करें तो यह जो डीप वेब का जो है भाग होता है, और इसका प्रयोग जो है गैर कानूनी कार्यों के लिए जो है किया जाता है। तो इसका गैर कानूनी कार्यों के लिए इसका दुरुपयोग है, जैसे हथियारों और जो है नशीली दवाओं की जो है खरीद बिक्री में, और आतंकवादियों के द्वारा जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करने में जो है डार्क वेब का प्रयोग किया जाता है। तो डार्क वेब के द्वारा जो है डार्क वेब का प्रयोग जो है ज़्यादातर जो आतंकवादी होते हैं उनके द्वारा जो इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि जो है सूचनाओं को जो अधिक जो है किसी को बिना आशंका के उसको जो प्रकाशित कर सकें। तो इस प्रकार जो है जो हमारा इंटरनेट वेब है। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें हम तो यह जो है यह कंप्यूटर जो हमारी प्रणाली है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है, वह कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का है, और इसके अंतर्गत जो है वे सभी जो है कार्य शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत जो कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का जो है विकास किया जाता है, जो मानव मस्तिष्क के जैसे जो है मानव मस्तिष्क के सीखने, मानव जैसे सूचनाएं संग्रहित करने, मानव मस्तिष्क के जैसे जो है समस्याओं को हल करने के लिए जो है यह समृद्ध रहता है। तो इसमें जो इस प्रकार के कंप्यूटर और जो है मशीनों का निर्माण किया जाता है, जो मानव के जैसा कार्य कर सकता है, मानव के जैसा सोच सकता है, मानव के जैसे समस्याओं को हल कर सकता है। तो इस वजह से तो एआई प्रणाली के जो 4 प्रमुख विलक्षण होते हैं, जैसे कि सेल्फ लर्निंग एबिलिटी होती है इनकी, एंड डाटा माइनिंग की होती है, पैटर्न रिकॉग्निशन की होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की होती है। तो ये जो है कुछ इनके लक्षण होते हैं जो इनमें देखने को मिलते हैं। एंड हम विभिन्न क्षेत्रों में एआई के प्रयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो इसका उपयोग जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा रहा है, जैसे कि एआई का प्रयोग जो किसी भी रोग के जांच पड़ताल के लिए जो है किया जा रहा है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल में मेडिकल रिपोर्ट का जो है अध्ययन करो मेडिकल उपकरणों का अध्ययन करके जो हृदय रोग और फेफड़े के कैंसर का जो पता लगाने और जो है एआई प्रणाली का जो विकास किया गया है। तो इस प्रकार जो इसका उपयोग जो है मेडिकल क्षेत्र में भी किया जा रहा है। मेडिकल क्षेत्र में जो रोगों को पता लगाने के लिए किया जा रहा है। तो इस प्रकार आईबीएम जो कंपनी है, आईबीएम कंपनी में भी जो है वाटसन नामक जो एआई प्रणाली का विकास किया है, जो कि कैंसर की जाँच पड़ताल का उपचार संबंधी जो सुझाव है वो दे सकता है। तो इस प्रकार जो तरह तरह के एआई विकसित किए जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है योगदान दे रहे हैं। एंड एआई युक्त जो रोबोटिक प्रणाली है, रोबोटिक प्रणालियों की जो है वजह से ही रोबोटिक सर्जरी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है रोबोट भी बनाए जा रहे हैं एआई की मदद से, जो कि बिना किसी व्यक्ति की सहायता से वे जो है खुद पे उस मनुष्य के जगह पर, उसके स्थान के जगह पर उसका कार्य कर सके। तो इस प्रकार जैसे कि कोई इंजेक्शन देना है तो इंजेक्शन देने के स्थान पर जो है एआई रोबोट को रख दिया जाएगा तो वो इंजेक्शन देने का कार्य करेगा। तो इस वजह से जो इसका क्षेत्र जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा रहा है, हमारे स्वास्थ्य को जो है और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए। एंड औद्योगिक क्षेत्र में इसकी बात करें हम तो औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग जो है रोबोटिक्स और एआई का जो है बड़ा लाभ जो है औद्योगिक और विनिर्माण के क्षेत्र को जो प्राप्त होगा, और जो है यही चौथी औद्योगिक क्रांति का जो है कारक बनेगा। इसका प्रयोग जो औद्योगिक क्षेत्र में जो मशीनों और शौचालय जो संचालन होगा उसमें जो इसका उपयोग किया जाएगा। तो औद्योगिक क्षेत्र में एआई जो है काफ़ी आगे चलकर जो है हमारे जो पूरे देश का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी बदल सकता है, क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र में जो श्रमिक लगे होते हैं उन श्रमिकों की जगह पर हम एआई का प्रयोग करेंगे, जो कि उन श्रमिकों से बिना थके बिना रुके वो जो है ऑल टाइम जो है कार्य करेंगे। तो इस वजह से जो है औद्योगिक क्षेत्र में जो एक बड़ी क्रांति आ सकती है, बड़ी जो है क्रांति आ सकती है, जो हमें कहीं तक नुकसान पहुंचा सकती है और कहीं तक चुनौतियां भी हो सकती है, क्योंकि जब मशीनों का प्रयोग किया जाएगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा।
तो हर जगह एआई मशीनों का प्रयोग किया जाएगा तो लोगों के देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जो है ये कहीं ना कहीं चुनौतियाँ भी होगी और कहीं कहीं हम देश के लिए अच्छा भी होगा। तो इस वजह से जो है क्योंकि उत्पादन क्षमता और अधिक तीव्र गति से बढ़ जाएगी, देश अर्थ समृद्धि कर पाएगी, लेकिन बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जो है ये औद्योगिक क्षेत्र में जो अधिक क्रांति लेकर आ सकता है। इसी प्रकार जो अमेरिकी कंपनी ने जो है इनविजिबल एआई ने जैसी प्रणाली का जो विकास किया है, इनविजिबल एआई जैसी प्रणाली का जो औद्योगिक प्रक्रियाओं का जो अध्ययन करके उनसे जो है उनको जो सुरक्षा और सुधार संबंधी जो सुझाव दे सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार की सुरक्षा हो सकती है और कैसे सुझाव किस प्रकार उनमें और अधिक जो है वृद्धि हो सकती है उनके कार्यों में। एंड रोबोट और एआई का प्रयोग जो औद्योगिक जगत में जो है साइबर फिजिकल सिस्टम का जो विकास करेगा और जो जिसकी तरह उत्पादन के क्रिया नियंत्रण दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो औद्योगिक क्षेत्र में जो एआई का प्रयोग काफ़ी जो है लाभदायक भी होगा हमारे लिए। एंड कृषि क्षेत्र में इसकी बात करें तो कृषि क्षेत्र में जो खेतों में जो एआई सेंसर के प्रयोग से जो फसल की जो रियल टाइम जो देखभाल है वो किया जा सकेगा तथा उर्वरक शक्ति कीटों का प्रभाव सफल की पैदावार के अध्ययन फसल की पैदावार के अध्ययन किया जा सकेगा और जो कृषि क्षेत्र में जो है उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा इससे। तो एआई युक्त जो रोबोटिक प्रणालियाँ होंगी और उनके जरिए जो है फलों का जो अधिक उपयुक्त फलों का चुनाव किया जा सकेगा और उसके हिसाब से उत्पादन किया जा सकेगा। एंड अमेरिकी कंपनी जो है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी ने जो है सी एंड स्प्रे एआई प्रणाली का विकास किया है जो खरपतवार नाशी जो समस्याएं हैं उसको खत्म करेगा। जो भी फसलों पर इसको छिड़का जाएगा तो ये जो है खरपतवारों को नष्ट करेगा, सिर्फ फसल को बचा के कीटनाशकों खरपतवारों को जो है खत्म कर देगा। तो इस वजह से जो है इस एआई का जो विकास किया गया है। तो इस प्रकार एआई जो हमारे कृषि स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र में जो योगदान दे रही है और दे सकती है और परिवहन क्षेत्र में भी इसका योगदान है। परिवहन क्षेत्र में बात करें तो इस क्षेत्र में जो है एआई के उपयोग से जो स्मार्ट जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा सकेगा अच्छे तरीके से कैमरा और सेंसर लगाकर। इसके द्वारा जो है ड्राइवर लेस कार्य का जो है विकास किया गया है, जैसे गूगल और टेस्ला जैसी बड़ी जो कंपनियां हैं उनने जो एआई से युक्त जो है ड्राइवरलेस कार का विकास किया है जो यातायात प्रबंधन बेहतर होगा, दुर्घटनाएं कम होगी। तो इस प्रकार जो है एआई और रोबोट पर आधारित जो है ड्राइवरलेस कार का विकास जिसमें ड्राइवर की कोई आवश्यकता नहीं होगी, एआई की मदद से जो वो कार चलाया जाएगा जिससे दुर्घटनाएं कम होगी और एक बेहतर तरीके से प्रबंधन हो पाएगा। एंड इसका हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में एआई के द्वारा जो विद्यार्थियों के लर्निंग अनुभव को जो है बेहतर बनाया जा सकेगा, उनके सीखने की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र गति दिया जा सकेगा, जिससे जो विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप जो है उनके जो है टेस्ट शिक्षण प्रणाली विकसित की जा सकेगी। तो एआई के प्रयोग से जो विद्यार्थियों की क्षमताओं का जो आकलन किया जा सकता है और जो उनके जो योग्यता के अनुरूप जो कोर्सेज के चुनाव का सुझाव दिया जा सकता है। तो इस प्रकार एआई जो है शिक्षा के क्षेत्र में इसका योगदान देगा। एंड एआई के जो है प्रयोग प्रकार की बात करें तो एआई 3 प्रकार का होता है, एक नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। नैरो एआई जो है यह पहले से तय किए गए कार्यों को कर सकता है, यह जो है कोई नया कार्य नहीं कर सकता अपने हिसाब से, यह नई समस्याओं को हल नहीं करने की क्षमता नहीं होती क्योंकि इसको जिस रूप में इसको बनाया गया है, जिस कार्य के लिए बनाया गया वो वही कार्य कर सकता है, जैसे कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, घरेलू रोबोट। तो ये जो है ये चीज़ जिस कार्य के लिए इनको बनाया गया वो वही कार्य कर सकते हैं। जो जैसे घरेलू रोबोट है वो बाहर का कोई कार्य नहीं कर सकता, वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, वो जिस कार्य के लिए उसको बनाया गया वही कार्य कर सकता है। नेक्स्ट जनरल एआई जो है यह जो एआई का आधुनिक स्वरूप है और जो मानव के समान नई समस्या को हल कर सकता है, मानव के जैसे ही उसकी समस्याओं को हल कर सकता है, उसके सुझाव दे सकता है। तो जैसे कि एलेक्सा, चैटजीपीटी, बैंकिंग रोबोट। तो इस प्रकार जो है ये सब जो है जनरल एआई के स्वरूप है, आधुनिक तकनीक है, एआई के आधुनिक रूप है। एंड एक होगा सुपर एआई। सुपर एआई जो है यह एक अभिकल्पना है, मतलब अभी इसको अभिकल्पना के रूप में है, इसको फ्यूचर में अगर बन सकता है तो इसके अंतर्गत भविष्य में जो है एआई का विकास किया जाएगा जिसके कार्य जो दक्षता होगी मानव मस्तिष्क से बेहतर होगी। तो यहाँ मानव मस्तिष्क के बेहतर तरीके से जो कार्य करेगा, तो इस वजह से जो है एक सुपर एआई विकसित की जाएगी भविष्य में। एआई से जुड़े मुद्दों की बात करें तो एआई का प्रयोग जो डीप फेक जैसे कुरीतियों को जन्म देने के लिए किया जा रहा है। यहाँ आंकड़ों में जो सूक्ष्म परिवर्तन करके किसी सूचना, तस्वीर या फिर वीडियो को जो इस प्रकार बदला जा सकता है जिससे जो असली और नकली व्यक्ति में जो अंतर करना मुश्किल हो पाएगा। तो इस वजह से इसका प्रयोग जो है डीप फेक प्रयोग करके जो है
किसी भी व्यक्ति के जो चेहरे को बदल कर, उसके हाव भाव को बदल कर जो है, तो ये जो है एआई जो है ये किसी भी व्यक्ति की निजता, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो है घातक हो सकता है। एंड एआई जो है निजता की सुरक्षा संबंधी जो मानव जो है सवाल पैदा कर सकता है, क्योंकि जो है एआई प्रणाली जो बड़ी मात्रा में आंकड़ों का प्रयोग करती है और इसमें निजी आंकड़े भी शामिल होते हैं, जो कि हमारी निजी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। तो भारत में एआई के विकास के लिए जो है पर्याप्त जो है पूंजी जो है प्रशिक्षित मानव और संसाधन तथा उच्च क्षमता और संरचना की आवश्यकता होगी इसको विकसित करने में, जिसका विकास जो अभी किया जा रहा है। एंड एआई के प्रयोग से रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे और लेकिन कई कुशल रोजगार के नए क्षेत्र भी प्रकट होंगे। तो इस प्रकार जो इससे कई रोजगार के क्षेत्र में हमें कहीं बेरोजगारी देखने को मिलेगी, तो कहीं रोजगार के क्षेत्र में हमें अलग तरह के जो है कुशल रोजगार का भी सृजन हो पाएगा। तो इस वजह से जो है एआई हमारे अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में जो इसके प्रयोग की हो पाएगा, लाभ पहुंचाएगा। एआई इंडिया में बात करें एआई की स्थिति, तो 2008 में जो नीति आयोग ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई को जारी किया, जिसे जो है एआई फॉर ऑल के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाएगा। इसमें 5 क्षेत्रों में चुनाव किया गया है जहां एआई का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटी और अवसंरचना में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, शॉर्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। तो इस प्रकार ये 5 क्षेत्रों में जो एआई का प्रयोग किया जाएगा नीति आयोग के अनुसार। नीति आयोग के अनुसार जो इस क्षेत्र में एआई का उपयोग जो है हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2025 तक जो है 2035 तक जो है 15% की वृद्धि जो है कर सकता है, अगर इन 5 क्षेत्रों में जो एआई का प्रयोग किया जाए तो। 2020 में जो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा नीति आयोग ने जो है रैस 2020 नामक जो है वैश्विक एआई सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य ये था कि एआई के द्वारा जो है सामाजिक बदलाव, समावेश, सशक्तिकरण जैसे संदर्भों का जो कार्य करना है। एंड इसी प्रकार सरकार के द्वारा जो नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया को जारी किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में जो है एआई के विकास से संबंधित योजना और नीतियों के जो है प्रारूप देना है। तो इस प्रकार एआई जो है एआई भविष्य में जो है हमारे देश के लिए जो है काफ़ी जो है कुशल रोजगार का सृजन कर सकता है, और जो है काफ़ी जो है एआई जो अभी भी जो है चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिसको ओपन एआई ने बनाया है, एंड जिसका उपयोग जो है हम किसी भी प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। एआई चैट जीपीटी जो है एक बहुत अच्छा जो है विकल्प है एआई के क्षेत्र में, जो कि आधुनिक तकनीक है। तो इस प्रकार जो एआई जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो काफ़ी लाभदायक हो सकता है। 2031 तक हमारे देश की समृद्धि अर्थव्यवस्था की जो समृद्धि दर लगभग 15% तक बढ़ सकती है। तो इस प्रकार जो है एआई का प्रयोग करने से नेक्स्ट है बायोरोमेडिएशन को हम जैव उपचार भी कहते हैं। हेलो, तो नेक्स्ट बायोरेमेडिएशन की बात करें जैव उपचार, तो यह जो सूक्ष्म जीवों, कवकों, वनस्पतियों तथा जीव जंतु आदि के प्रयोग से जो पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करना और जो पर्यावरण को जो स्वस्थ तरीके से स्वस्थ अवस्था में वापस लाना जो है जैव उपचार कहलाता है। मतलब पर्यावरण को सुरक्षित करके पर्यावरण के सभी जो है पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाले सभी कारकों को नष्ट करके जो पर्यावरण को सुरक्षित करने को जैव उपचार कहते हैं। तो जैव उपचार के जो कई प्रकार के जो इसमें विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला जो होता है एक्स सितु बायोरेमेडिएशन, बाह्य स्थानीय जैव उपचार। तो बाह्य स्थानीय जैव उपचार में इस विधि में जो प्रदूषित जो घटक होते हैं उसको जो है मूल स्थान से दूर उच्च तकनीक और जैव कारकों के द्वारा जो है उपचारित किया जाता है, जैसे कि जल शोधन केंद्र। तो जल शोधन केंद्र में जो है इसको जो है उस स्थान से जो दूर स्थान ले जाकर जो इसको जैव उपचारित किया जाता है। एंड एक है स्वस्थानी, तो स्वस्थानी में इसमें प्रदूषित जो घटक होता है उसके जो उद्गम स्थल पर जैविक कारकों के द्वारा जो उसको उपचारित किया जाता है। जैसे कि मृदा का उपचार, तो मृदा का उपचार जो उसी स्थान पर जो है जैविक कारकों के द्वारा जो उसको उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट है बायो ऑगमेंटेशन में इस विधि में जो प्रदूषित जो घटक होगा, प्रदूषित घटक में सूक्ष्म जीवों की जो मात्रा होगी वो बढ़ा दी जाती है और जैव उपचार की प्रक्रिया को जो है तीव्र कर दिया जाता है। तो इस वजह से जो मृदा के उपचार के लिए जो है एसिटोबैक्टर नामक जीवाणु की मात्रा बढ़ाई जाती है, ताकि जो है मृदा के जो है प्रदूषण स्तर को साफ करके जो उसको बायोडिग्रेडेबल बनाया जा सके। तो इस प्रकार इस जीवाणु की मदद से जो है उसमें जो है उसकी प्रदूषण स्तर को खत्म करने में जो काफ़ी अधिक सहायता मिल सकती है। तो इस वजह से जो है
नेक्स्ट है बायो सेटिमुलेशन, जैव उत्तेजन में जो इस विधि में जो प्रदूषित घट होगा उसके ऐसे पदार्थों से मिलाया जाता है जो सूक्ष्म जीवों की संख्या में जो वृद्धि करते हैं तथा जिससे जो है जैव उपचार की जो है क्रिया होती है वो अधिक तीव्र हो जाती है। तो इस वजह से जैसे कि जल राशियों के उपचार के लिए जो है उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर जो उसके जैव उपचार की जो क्षमता है उसको तीव्र किया जा सके। और मृदा के उपचार के लिए जो है कंपोस्ट की मात्रा में मिलाई जाती है ताकि जो है जैव उपचार की जो क्रिया है उसमें कीटाणु कवक जो वनस्पति है जीव जंतु उत्पाद है वो सब जो है जो उस फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको नष्ट किया जा सके। मृदा में जो है जैव अणुओं की जो है प्रदूषित स्तरों को कम किया जा सके। तो इस वजह से नेक्स्ट है माइको रेमेडिएशन, कवक का रेमेडिएशन। इस विधि में कवकों के द्वारा जो है तो मृदा का उपचार किया जाता है कवकों के द्वारा। तो कवक जटिल एवं जो हानिकारक जैविक पदार्थ होते हैं जो सरल पोषक तत्वों में जो विघटित हो जाते हैं तो इसके द्वारा जो है उनकी उर्वरक शक्ति जो है बढ़ाने में मदद करते हैं। तो कवक जो है मृदा के लिए जो है काफ़ी लाभदायक होते हैं। खेतों में जो है माइकोरिजा का उपयोग किया जाता है ताकि कवकों की मात्रा बढ़ाकर जो है मृदा को जो है जैव उपचार किया जा सके मृदा का। नेक्स्ट है फाइटो रेमेडिएशन में जो है इस विधि में जो विशिष्ट जो वनस्पति होंगी वनस्पतियों की मदद से जो मृदा के जल में जो है उपस्थित अन्य हानिकारक तत्वों का जो है अवशोषण किया जाता है जैसे कि सरसों, सूरजमुखी, विल्लो, पैलिकस आदि जो पादप होंगे उनकी मृदा में जो उपस्थित जो भारी तत्व होगा सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक आदि का जो अवशोषण करते हैं। तो आदि का अवशोषण करने में जो है जीवाणुओं की मदद से जो मृदा जीवाणुओं में जो है मृदा में उपस्थित जो है सभी हानिकारक तत्वों का जो विनष्ट करके जो उसका जैव उपचार किया जाता है। तो जैव उपचार के हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं? जैव उपचार के लाभ यह जैव भू रासायनिक चक्र पर आधारित होता है जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जैव उपचार बिना को प्रभाव पैदा किया जो है प्रदूषण स्तर को कम कर देता है। तो इसका जो है कोई हमें जो है इसका कोई हमें जो है बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि ये जो है इससे हमारे जो प्रदूषण स्तर होता है उसको ख़त्म कर देता है। तो यह अन्य विधियों की तुलना में जो काफ़ी सरल और कम खर्चीला है। तो इसकी कमी की बात करें तो जैव उपचार जो सामान्यतः अधिक समय लेती है और अधिक मात्रा में जो प्रदूषण की सफाई के लिए जो उपयुक्त नहीं होती है। मतलब जब हम अधिक संख्या में जो प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें जैसे कि कोई जो है नहर हो गया, नहर बहुत बड़ी होती है तो उसमें जो प्रदूषण को कम करने में जिसका उपयोग नहीं किया जाता तो ये जो कम संख्या में ही जो प्रदूषण उसको कम करता है कम क्षेत्रफल में ही। एंड नेक्स्ट है बायो प्रोस्पेक्टिंग इसका अर्थ होता है कि रासायनिक जैविक जो विविधता होगी और देशज ज्ञान होगा उसके आधार पर जो है प्रकृति से जो ऐसे यौगिकों को प्राप्त करना जो है जो मानव उपयोगी हो और जिससे जो व्यावसायिक लाभ की जो भी प्राप्ति की जा सकती हो। तो भारत जैव विविधता के से परिपूर्ण है और यहाँ इसका जो प्रयोग औषधीय गुणों के स्तर पर जो है दवाओं के रूप में जो है सदियों तक किया जा रहा है। तो इस वजह से हालांकि इसके प्रयोग से जो विधियाँ पुरानी हो गई हैं हालांकि आधुनिक तकनीक ऐसा प्रस्थापित नहीं है। तो फलस्वरूप भारतीय जैव विविधता के क्षेत्र में जो काफ़ी अग्रसर है, बहुत बड़ा जो है भाग है। भारत में जैव विविधता का क्षेत्र बहुत बड़ा है एंड जैव संभावना के स्तर पर जो अब तक कोई अपनाया नहीं गया है। तो भारत में जैव विविधता भारत एक जैव विविधता वाला देश है। हालांकि वर्तमान समय में भारत में इसे बढ़ावा देने के लिए जो कई निजी जो कंपनियां और सरकारी संस्थान जो है कार्य कर रहे हैं इस पूंजी और तकनीक निवेश बढ़ा है और जो ऐसी जैव विविधता आधुनिक स्वरूप में जो है दवाओं के जो है रूप में बाजार में जो उपलब्ध है। तो इस वजह से जो है बायो प्रोस्पेक्टिंग की मदद से जो है ऐसा किया जा रहा है। जैसे हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होता है एंड जैव नकल की बात करें तो किसी भी विकसित देश के द्वारा किसी अन्य देश के जो है जैविक संसाधन और जो है उसके परंपरागत ज्ञान का जो उपयोग जो व्यावसायिक लाभ के लिए वो देश के द्वारा करने लगता है लेकिन उस देश को जो है क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं देता है। तो इस वजह से इसको हम जो जैव नकल कहते हैं। जैसे कि पेटेंट बेस्ड बायोपायरेसी। तो पेटेंट बेस्ड बायोपायरेसी में किसी देश के परंपरागत जो ज्ञान होता है उसके जो अपने ज्ञान होते हैं सोच होते हैं उस पर जो है अनैतिक पेटेंट प्रयास जैसे कि अमेरिकी कंपनी की तरह जो है हल्दी, नीम, तुलसी, बासमती आदि पर पेटेंट के जो प्राप्त करने का प्रयास किए गए हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये भारत की जो अपनी पारंपरिक प्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि वो भारत की पारंपरिक चीज़ों की नकल करके जो है वो अपने देश में जो इन पर पेटेंट प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। एंड एक है नैनो पेटेंट बायोपायरेसी। तो इसके अंतर्गत जो तकनीक और आर्थिक संपन्नता के बल पर जो कि विकसित देश किसी अन्य देश के जैविक संसाधन का जो व्यावसायिक उपयोग करता है और इसके लाभ से जो उस देश को जो वंचित कर देता है। तो इस वजह से ये एक जो है
बहुत बड़ा व्यवधान होता है। एंड नेक्स्ट है टी के डी एल जो है इसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी भी कहते हैं। तो यह जो भारत के परंपरागत ज्ञान और स्थानीय जैव विविधता पर जो है अनैतिक जो है पेटेंट प्रयास है और जैव नकल प्रयास से जो बचने के लिए CSIR और आयुष मंत्रालय के द्वारा जो 2001 में जो है टी की स्थापना की गई थी। यह एक जो डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें एक वेबसाइट के रूप में जो इसमें आंकड़ों को प्रकाशित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है और उस पर जो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और आदि सभी जो है जो भारत में आयुर्वेदिक संस्थाएं हैं वे सभी जो इसमें अपने परंपरागत ज्ञान जो है प्रकाशित करते हैं। इसमें प्रकाशित जो संपदाएँ होती हैं, विपो सूचनाएँ होती हैं, विपो और अनेक मानकों के अनुरूप जो है इसमें शामिल होती हैं और यह जो अनेक भाषाओं में इंग्लिश, फ्रेंच, जापानी, उर्दू हर भाषाओं में जो है इनको संग्रहित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है और इसमें जो है हजारों औषधीय महत्व के जो पौधे होंगे, योग मुद्राएं होंगी, वो सभी जो है प्रकाशित होंगे। तो इस प्रकार जो है टी जो है ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिस पर जो उपलब्ध सूचनाएं होगी मुक्त रूप से जो है उपलब्ध होंगी और परंपरागत ज्ञान के संदर्भ में आधुनिक संसाधनों को बढ़ावा देता है। तो इस वजह से जो है यह काफ़ी खर्चीला तकनीक हो जाता है। एंड नेक्स्ट है IPR, बौद्धिक संपदा अधिकार की बात करें तो इसमें जो पहला होता है पेटेंट क्या होता है? पेटेंट जो है किसी आविष्कारकर्ता होगा जो कि किसी चीज़ का आविष्कार करता है, आविष्कारकर्ता और सृजनकर्ता को जो दिया जाने वाला एक जो है अधिकार होता है जो कोई देश अपनी जो है आधिकारिक व्यवस्था के अंतर्गत जो अपनी सीमा के अंदर एक निश्चित समयावधि के लिए जो है वो शर्तों के साथ जो इसको प्रदान करता है। तो मान लो किसी व्यक्ति ने कोई पेन का आविष्कार किया तो उस पेन का पेटेंट जो उसको दे दिया जाएगा, अधिकार दे दिया जाएगा कि वो पेन उसी ने बनाया है और उससे संबंधित कुछ भी काम होगा, निर्णय होगा, उसको किसको बेचेगा किसको नहीं बेचेगा वो सभी उसके हाथ में होगा। उसका कोई जो है उसको उसके पेन का कॉपी करके जो है नहीं बेच सकता है। तो भारत में जो पेटेंट की व्यवस्था जो है इंडियन पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत जो है संचालित किया जाता है जिसे 1972 में लागू किया गया। तो भारतीय पेटेंट अधिनियम के लागू होने के बाद जो भारत में 3 क्षेत्रों में तेजी आई। एक तो कृषि रसायन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, दूसरा दवा और स्वास्थ्य उत्पाद में और तीसरा जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में। तो इसके कारण भारत में जो ये सभी उत्पाद जो है आसानी से जो है उपलब्ध होने लगे और इन क्षेत्रों में जो उद्योगों का विकास हुआ और जो है इसके मूल्य में जो है कमी होने लगी। तो इस वजह से भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के जो है भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर जो है कई सकारात्मक जो है परिणाम सामने आए। विभिन्न क्षेत्रों में जो है भारतीय उद्योग स्थापित हुए और जो रोजगार के नए अवसर जो है पैदा हुए। तो इस वजह से इसके कारण कुछ ही दशकों में भारत जो है जेनेरिक दवाओं का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया और जेनेटिक दवाओं के निर्यात के अवसर भी प्राप्त हुए भारत को। तो इस वजह से जो है भारतीय पेटेंट अधिनियम भारत में लागू होने के बाद जो है भारत में पेटेंट से संबंधित अधिकारों की रक्षा की जाने लगी लोगों को और लोग जो है तरह तरह के परिवर्तन करके जो है अलग अलग क्षेत्र में जो है तरह तरह के परिवर्तन करके जो उसमें पेटेंट लेने लगे। इससे जो है भारत में आविष्कार का जो दर था, विकास का जो दर था वो तीव्र हो गया। तो भारत में पेटेंट की वर्तमान व्यवस्था की बात करते हैं। वर्तमान व्यवस्था में ट्रिप्स 1995 में न्यूनतम स्वरूप प्रावधान के अनुरूप जो 3 संशोधनों के बाद जो 2006 में लागू हुआ। तो हमारी जो नई पेटेंट व्यवस्था है उसमें जो आपदा पेटेंट, उत्पाद पेटेंट प्रावधान को लागू किया जाएगा और सभी वर्गों में जो है पेटेंट की अवधि जो है बढ़ाकर लगभग 20 वर्ष जो है कर दी जाएगी। तो इस वजह से पेटेंट प्राप्त करना जो हर व्यक्ति के लिए जो है लाभदायक हो जाता है। एंड पेटेंट धारक जो कंपनी होगी उसका ये अधिकार होता है कि वे पेटेंट प्राप्त उत्पाद को जो उचित मात्रा में जो है उसके वहनीय मूल्य पर लागू करें। तो इस वजह से ऐसा नहीं होने पर जो अनिवार्य लाइसेंस जो प्रावधान होगा उसको उपयोग किया जाएगा। तो 2012 में भारत जो अनिवार्य लाइसेंसिंग का जो पहला मामला जो है सामने आया जब जर्मनी की जो कंपनी थी, जर्मनी की कंपनी बायर ने जो है पेटेंट अधिकारों को खारिज करके जो है कैंसर की दवा जो है नेक्सेवर को बनाने के जो अधिकार भारतीय कंपनी जो है नाटो फार्मा को दिया गया है, जिसके यह दवा के मूल्य में लगभग जो 90-95% की कमी आ गई। तो भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के जो है सेक्शन 3D के अंतर्गत जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो पेटेंट इमर्जिंग प्रवृत्ति पर जो नियंत्रण रखा गया है। तो इस वजह से जो इमर्जिंग का जो अर्थ पेटेंट प्राप्त जो दवाएं होंगी उसमें जो है मामूली परिवर्तन कर जो है उसे जो है नवाचार का रूप देना है, नवाचार का रूप देकर जो पुनः पेटेंट के लिए जो उसको अग्रसर करना है। तो इस प्रकार जो है पेटेंट की सामान्य स्थिति है। पेटेंट वैरायटी प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो किसी फसल के जो है नई किस्म या फिर उस संकर प्रजाति को विकसित करने वाले जो प्लांट बैरिडर को जो उस फसल का जो एक
अधिकार दिया जाता है। एंड इसकी समयावधि जो होती है फसलों के लिए 15 वर्ष तथा जो पेड़ों और दवाओं के लिए जो है 18 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इसे जो है प्रोटेक्शन ऑफ जो है प्लांट वैरायटी या फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के रूप द्वारा संचालित किया जाता है। एंड भारत में दवाओं का मूल्य नियंत्रण की बात करें तो NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी जो है इसकी स्थापना 1897 में की गई थी। और यह जो है जिसका उद्देश्य दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों के मूल्य को जो है नियंत्रित करना था इसे वहनीय मूल्य पर जो उपलब्ध कराना था। तो NPPA के अनुसार जो किसी भी दवा के मूल्य में जो 10% तक जो है प्रति वर्ष से ज़्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती है। एंड NPPA जो है DPCO जारी करता है जिसमें जीवन रक्षक और जो अति आवश्यक दवाओं की जो सूची प्रकाशित की जाती है और इन दवाओं के मूल्य को में वृद्धि नहीं की जा सकती है। तो इसी वजह से वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान जो है WPPA ने जो कोविड-19 दवाओं वैक्सीन चिकित्सीय उपकरणों के मूल्य में नियंत्रण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जो है लोगों को वो दवाएं जो है वहनीय मूल्य पर उपलब्ध हुई, जिससे लोगों ने अपने जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है उसको वहन मूल्य पर प्राप्त करके जो है उसको वहन करने योग्य जो बनाया गया, ताकि लोग जो है उसको अपने मूलभूत आवश्यकताएं जो है पूरा कर सकें। तो इस वजह से ऐसा किया गया। एंड नेक्स्ट नैनो जो टेक्नोलॉजी है नैनो जो है नैनो एक कण है। नैनो जो है नैनो जो है इसके जो 10 के पावर -9 इसका जो है होता है। नैनो इसको 10 पे घाते -9 को नैनो कहते हैं। तो नैनोग्राम जो है नैनोग्राम होता है। नैनो जो है 10 पे -9 नैनोग्राम जो होता है नैनोग्राम। एंड 10 पे -9 मीटर जो है नैनोमीटर कहते हैं। तो इस रूप में होता है। एंड नैनो स्केल नैनो पैमाना पर इसकी मापे तो 1 नैनोमीटर जो है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। एंड 1 नैनोमीटर से जो है 100 नैनोमीटर के जो है आकार के अणु या पदार्थ को जो है नैनो पैमाने के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार जो है नैनो पैमाना 10 पे पावर -9 होता है। एंड नैनो पैमाने पर जो कोई तत्व या पदार्थ जो है नए तथा विशिष्ट गुणधर्म प्रकट करता है। एंड नैनो स्तर पर जो है प्राप्त विशिष्ट और नए गुणधर्मों के आधार पर जो मानव उपयोगी और व्यावसायिक प्रयोग के दिए गए पदार्थों प्रणालियों के विकास को जो नैनो तकनीक कहते हैं। एंड फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के हैं तो रिचर्ड फेनमैन जो है इसके खोज करता है। तो नैनो स्तर पर कार्य करने के लिए जो है आधुनिक उपकरणों की जो आवश्यकता होती है हमें। और इस संदर्भ में 2 सूक्ष्मदर्शी महत्वपूर्ण हैं जो नैनो तकनीक के विकास में सहायक बने, जैसे कि एक जो है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है। एंड एक जो है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये जो है नैनो तकनीक पदार्थ जो है विज्ञान के जो अंतर्गत आता है। और यह एक जो है सामान्य प्रयोजक तकनीक है जो मानव जीवन के हर क्षेत्र को जो प्रभावित करेगा और जीवन की गुणवत्ता में जो वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी जो है समाज के हर क्षेत्र में जो है इसका उपयोग किया जाएगा। एंड तो नैनो तकनीक जो है एक नवीनतम तकनीक है जिसको खोजा गया है, नवीनतम तकनीक की श्रेणी में आता है। एंड ये जो है नैनो तकनीक के सिद्धांत की बात करें हम तो नैनो स्तर पर जो किसी पदार्थ के जो है नए गुणधर्म प्रकट होते हैं जिसके निम्नलिखित कारण है। तो नैनो स्तर पर जो है नैनो स्तर पर जो परंपरागत भौतिकी के नियम लागू नहीं होते हैं।
बल्कि नैनो पदार्थों पर जो क्वांटम भौतिकी के जो है नियमों से प्रभावित होते हैं। इसमें जो नियम परंपरागत भौतिकी से भिन्न होते हैं। तो इसमें जो नैनो पैमाने पर जो किसी भी पदार्थ का जो प्रति इकाई आयतन जो है सतही क्षेत्रफल का मान जो होता है वह अधिक बढ़ जाता है, एंड जिसके फलस्वरूप जो परिवेश में जो ऊर्जा और ऊष्मा का जो विनिमय प्रभावित होता है और जो पदार्थ के जो भौतिक अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। तो इस प्रकार जो है और नैनो पैमाने पर जो है सोना द्रव में जो बदल जाता है, सोना जो है द्रव के रूप में विस्तारित होकर द्रव के रूप में बदल जाता है। तो ये जो है एंड सतही क्षेत्रफल के बढ़ने पर जो पदार्थ की रासायनिक जो अभिक्रियाशीलता होती है वो बढ़ जाती है तथा पदार्थ के जो है रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होने लगता है। जैसे नैनो पैमाने पर जो है प्लैटिनम जैसा अभिक्रियाशील धातु जो है उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार नैनो कणों पर जो है ये देखने को मिलता है। एंड मेथड्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक टॉप डाउन मेथड्स होता है। टॉप डाउन में जो है यह अधिक समय लेने वाला जो एक खर्चीला तकनीक होता है टॉप डाउन, जो लघुकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। एंड यह जो विधि जो होता है अधिक मात्रा में जो नैनो पदार्थों के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होती है, लेकिन पारंपरिक अनुसंधान और एवं प्रयोगशाला विधि के लिए जो उपयोग किया जाता है इसका, जैसे चांदी के नैनो कणों का निर्माण करना। तो चांदी के नैनो कणों के निर्माण के लिए टॉप डाउन मेथड का निर्माण किया जाता है, एक बॉटम अप रहता है। तो यह नैनो तकनीक की जो लोकप्रिय विधि है जिसके प्रयोग से जटिल नैनो प्रणालियों का जो विकास किया जा सकता है। तो यह विधि जो है रासायनिक संश्लेषण पर आधारित है, जिसके द्वारा जो है कम समय में बड़ी संख्या में जो नैनो संरचनाओं का जो निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे लगभग 250 प्रकार के जो अणुओं को जोड़कर जो नैनो पंप का विकास किया गया है, नैनो पंप का विकास किया गया है। तो इस प्रकार नैनो पदार्थ की बात करें तो नैनो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक नैनो पदार्थ होते हैं, एक कार्बन नैनो पदार्थ होते हैं। एक कार्बन रहित नैनो पदार्थ, एक कार्बनिक नैनो पदार्थ। तो कार्बन रहित नैनो पदार्थ में आ जाएगा सिल्वर नैनो क्रिस्टल जीवाणु रोधी होता है, एल्यूमिनियम सैटेलाइट एक खरोच रोधी, एंड टाइटेनियम ऑक्साइड यूवी रोधी, एंड प्लेटिनम नैनो पार्टिकल्स। एंड कार्बनिक नैनो पदार्थ में आ जाएगा ग्राफीन, कार्बन नैनो ट्यूब एंड फ्लोरीन, ये शुद्ध कार्बन होते हैं। तो ये जो है नैनो पदार्थ होते हैं। एंड तो नैनो पदार्थों में भी हम कार्बन के अपरूप की बात करें तो इसमें जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल में एक होता है, एक मैन मेड होता है। तो नेचुरल में जो है डायमंड आ जाएगा, ग्राफीन आ जाएगा, कोल आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। मैन मेड में आ जाएगा ग्राफीन आ जाएगा, कार्बन नैनो ट्यूब। तो इस प्रकार कार्बन नैनो पदार्थों की संरचना की बात करें हम तो एक तो है ग्राफीन होता है। यह कार्बन दृष्टिकोण की एक परत होती है जिसमें जो प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जो है सहसंयोजी संबंध द्वारा जुड़े होते हैं, तब प्रत्येक कार्बन के पास जो एक जो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एंड CNT की बात करें तो यह ग्राफीन परत की जो है एक जो है नलिका नुमा संरचना होती है, जिसका व्यास जो नैनो पैमाने के अंतर्गत इसका व्यास नापा जाता है। एंड एक है फ्लोरीन की बात करें तो यह जो है गोलीय संरचना होती है, जिसका निर्माण जो है कार्बन षटकोण और पंचकोण में हुआ है। इसमें लोकप्रिय कार्बन जो है 3 अन्य कार्बनों से जो सहसंयोजी संबंध के द्वारा जो है जुड़े होते हैं, तब प्रत्येक कार्बन के पास जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एंड नैनो पदार्थों के जो हम सामान्य उपयोग की बात करें तो खेल कूद के सामान में, जैसे कि वाहन निर्माण, हवाई जहाज के निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ट्रांजिस्टर के निर्माण में, मिसाइल और उपग्रहों का निर्माण करने में, सैनिकों के लिए वस्त्र, जूते, उपकरण और हथियार निर्माण में विभिन्न प्रकार के जैविक और रासायनिक संवेदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनोटेक की बात करें तो हेल्थ एंड मेडिसिन क्षेत्र में, तो नैनो तकनीक का सबसे बड़ा लाभ जो होता है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मिल रहा है, क्योंकि जो कोशिकीय संरचनाएं और जैविक प्रक्रियाएं नैनो पैमाने के अंतर्गत होती हैं। एंड हम नैनो तकनीक में जो है प्रगति के कारण जो इस पैमाने पर पहुँच कर जो अध्ययन और अनुसंधान करना तथा रोगों के निदान को जो संभव बना पाएंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो का जो है हेल्थ के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो नैनो जो तकनीक है अति संवेदनशील रोग सूचक में इसका किया, जैसे कि इसके अंतर्गत नैनो जो संवेदक होगा उसका विकास किया गया है, जो किसी भी रोग के कारण जो प्रकट होने वाले जो विशिष्ट रसायन होंगे या प्रोटीन होंगे उससे जुड़कर जो है रोगों की रोग होने की पुष्टि करते हैं तथा इन संवेदकों को जो है उससे जोड़कर जो इंजेक्शन के द्वारा जो है रक्त प्रवाह करते हैं। तो इस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है। एंड
पर्यावरण के क्षेत्र में नैनो तकनीक की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी कर सकता है। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नैनो सोलर सेल और फ्यूल सेल सोलर का उपयोग किया जाएगा। नैनो सोलर सेल यह जो है ग्राफीन MCNT पर आधारित होगा। यह जो है साधारण प्रकाश के साथ साथ जो अवरक्त किरणों से भी ऊर्जा की प्राप्ति की कर सकता है। एंड इससे के जो है आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है न्यूनतम होगा और चालक अधिक होगी, परिसरों यह ऊर्जा दक्ष प्रणाली होगी। एंड इसमें जो है ग्राफीन के पतली परत का उपयोग किया जाएगा। फलस्वरूप भविष्य में जो है इसकी जो है लागत जो मूल्य जो होगा वो कम होगा। तो इसे जो है चादर की तरह बिछाया जा सकता है और यह जो पेंट की तरह दीवारों पर लगाया जा सकता है। इसका रख रखाव करना आसान होगा। एंड फ्यूल सेल की बात करें तो जो फ्यूल सेल है या गैस सेल यह जल के अपघटन के द्वारा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो प्राप्त कर संग्रहित कर लेता है और इस कार्य के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है नैनो सोलर सेल से की जाती है। एंड इस प्रणाली से जो ऊर्जा मांग को कम करने के लिए जो प्लूटोनियम नैनो कणों का जो प्रयोग करके उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाता है। तो फ्यूल सेल में जो संग्रहित हाइड्रोजन ईंधन जो है दिन या रात सतत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसमें जो ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार जो है फ्यूल सेल और नैनो सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। एंड प्रदूषण की जो है सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है नैनो कणों का। तो नैनो तकनीक पर जो आधारित रासायनिक संवेदकों के द्वारा जो है पर्यावरण में जो है मौजूद जो खतरनाक रसायन होते हैं उनके प्रदूषण को जो पहचान कर हटाया जा सकता है तथा उनका जो पुनः चक्रण के दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये जो पुनः चक्रण जो है उपचरण में जो इसका मदद मिलती है। एंड इसी प्रकार फ्लोरिडा विश्वविद्यालय USA ने जो है वैज्ञानिकों ने वायुमंडल में जो है पारे के कणों का जो है हटाने वाले जो नैनो संकेतक था उसका विकास और जो है सफल परीक्षण किया है। तो इस प्रकार नैनो का जो है पर्यावरण स्तर पर जो इसका उपयोग किया जा रहा है नैनो कणों का। एंड तो इस प्रकार नैनो जो कण प्रदूषण स्तर को कम कर सकता है इसका सफल परीक्षण जो है महानदी में किया गया है। एंड इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भौतिकी विभाग ने जो है टाइटेनियम फेरिट नैनो पेंटिला के प्रयोग से जल राशि को जो शुद्ध करने की प्रणाली का विकास किया है। एंड DRDO ने शुद्ध पेयजल की प्राप्ति के लिए जो है सिल्वर नैनो क्रिस्टल एवं जो है नैनो मैग्नेटिक जो है मेटल युक्त फिल्टर का विकास किया है जो जल में जो उपस्थित जो है सभी जैविक अशुद्धियों भारी तत्वों को जो हटाकर जो है उनको अलग करके जो है सफल परीक्षण कर पाएगा। तो हम ऊर्जा के क्षेत्र में नैनो कण की बात करें ऊर्जा के क्षेत्र में, तो ऊर्जा के क्षेत्र में नैनो तकनीक जो होगा और इसका जो प्रयोग पहला तो नैनो सोलर सेल एंड फ्यूल सेल या गैस सेल। तो नैनो जियोलाइट, तीसरा है नैनो जियोलाइट। तो नैनो जियोलाइट की बात करें तो जियोलाइट जो है प्राकृतिक तौर पर जो है पाया जाने वाला जो छिद्रयुक्त पदार्थ होता है जियोलाइट। एंड वैज्ञानिक शोध के अनुसार जो जियोलाइट फिल्टर और उत्प्रेरक की तरह जो है कार्य करता है और इसके द्वारा जो है खनिज तेल का जो विघटन कर शुद्ध और अधिक मात्रा में जो है पेट्रोल की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन प्रकृति में जो है जियोलाइट की मात्रा जो है कम होने के कारण इसका जो प्रयोग संभव नहीं हो पाता है। एंड इससे जो है निपटने के लिए जो वैज्ञानिकों ने जो बॉटम उपग्रही से जो है नैनो जियोलाइट का विकास किया है। एंड इसी प्रकार नैनो जियोलाइट का प्रयोग जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीनों में जो है भी किया जाता है, जिसका प्रयोग जो कोविड-19 के दौरान जो है प्रचलित हुआ। तो इस प्रकार जो है सुरक्षा के क्षेत्र में नैनो तकनीक की बात करें हम तो नैनो बायो डिटेक्शन स्कीम आई है अमेरिका के द्वारा। तो इसके अंतर्गत ऐसे नैनो संवेदकों का जो प्रयोग किया जाता है जो जैव आतंकवाद के हमलों को पहचान कर चेतावनी जारी कर सकता है तथा इसे जो है बेफल बनाया जा सकता है। हमें जो है इसी प्रकार अमेरिका के जो है कई शहरों में जो जल वितरण प्रणाली में जो ऐसे संवेदकों का जो प्रयोग किया जा रहा है जिसमें जो है कोई हानिकारक चीज़ों का प्रयोग ना किया जा सके जिससे लोगों को हानि हो। तो इस प्रकार जो है इसके प्रयोग से जो है ऐसा किया जा रहा है। एंड सैनिक क्षेत्र में जो है नैनो तकनीक की बात करें हम तो नैनो पदार्थों के प्रयोग से जो है सैनिकों के लिए जो है बुलेट प्रूफ जैकेट, हल्के लेकिन मजबूत हेलमेट, कपड़े, जूते, जल शोधन प्रणाली आदि का विकास किया गया है जो सैनिकों के युद्ध लड़ने की जो है क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में जो USA के द्वारा जो 2003 में जो ISN
इंस्टीट्यूट फॉर सोलर नैनो टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। भारत में जो यह कार्य जो है DRDO के द्वारा जो है किया जा रहा है। एंड नागरिकों की सुरक्षा के क्षेत्र में जो है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल आदि को जो है नैनो संवेदकों की मदद से सुरक्षित बनाया जा सकता था। किसी जैविक या रासायनिक जो है हमले की पहचान की जा सकती है। तो कृषि के क्षेत्र में नैनो तकनीक की बात करें तो कृषि क्षेत्र के नैनो तकनीक में एंटी के द्वारा जो है फसलों की आनुवंशिकता में बदलाव किया जा सकता है। खेतों में जो नैनो कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। खेतों में जो नैनो उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है। तो कृषि क्षेत्र में नैनो तकनीक की बात करें हम तो नैनो जो तकनीक है इसके प्रयोग से फसलों की जो आनुवंशिक बदलाव है, आनुवंशिक बदलाव कर उनके जो पोषण और उत्पादन के असर को बढ़ाया जा सकता है। इस क्षेत्र में नैनो तकनीक कहा गया है। इस नैनो जैव तकनीक कहा गया है। एंड नैनो कीटनाशकों के जो है प्रयोग से खेत में जो है फसलों का बचाव कर कीटों से बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि नैनो कीटनाशक सिर्फ सूत्र कीटों को ही मारते हैं तथा जैव विविधता को जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसी प्रकार जो भारत में नैनो तकनीक जो है नैनो यूरिया लिक्विड का विकास किया गया है, जो फसलों का जो बेहतर पोषण कर पाएगा, बेहतर उपलब्धता हो पाएगी, जिससे जो है पोषण स्तर पर सुधार किया जा सकेगा। इसका लाभ यह है कि खेतों में यूरिया की आवश्यकता 50% कम हो जाएगी, जिससे जो यूरिया आयात में कमी आएगी। एंड नैनो यूरिया लिक्विड पादपों को जो 80% नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, जो परंपरागत यूरिया से दोगुना होता है। इसके प्रयोग से जो भूमिगत जल और पर्यावरण के घटकों पर जो है न्यूनतम को प्रभाव जो है पड़ता है वो कम हो जाएगा। इसके प्रयोग से कृषि उत्पादन में जो है लगभग 10% की औसत वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार कृषि क्षेत्र में नैनो तकनीक का प्रयोग जो है काफ़ी जो है क्रांतिकारी है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो नैनो पदार्थों के प्रयोग से जो हल्के, लचीले और उन्नत युग के जो है टच स्क्रीन का जो विकास किया जा सकता है। एंड सैमसंग कंपनी ने कुछ वर्ष पहले ग्राफीन आधारित जो है फोल्डेबल टच स्क्रीन का विकास किया है। एंड IBM ने जो है कुछ वर्ष पहले ही ग्राफीन आधारित जो ट्रांजिस्टर का विकास किया है, जो वर्तमान में जो है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की तुलना में जो है 4 गुना अधिक तीव्र है। तो भविष्य में इसके प्रयोग से जो है मोबाइल और कंप्यूटर की जो क्षमता बढ़ाई जा सकती है। एंड कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के जो सर्किट में जो है CNT का जो प्रयोग कर आंतरिक जो प्रतिरोध का जो है मान न्यूनतम किया जा सकता है, तथा जो इन प्रणालियों को जो है ऊर्जा दक्ष बना सकती है। तो इस प्रकार ये किया जा सकता है। एंड टेक्सटाइल की बात करें तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर्ड मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल हैदराबाद ने जो विभिन्न प्रकार के जो टेक्सटाइल या कपड़े का विकास किया है, जो नैनो तकनीक पर आधारित है, जिससे चांदी नैनो कण पर जो आधारित जीवरोधी कपड़े, कापर ऑक्साइड नैनो पर आधारित जो है विषाणु रोधी कपड़े, जिसका प्रयोग मास्क के रूप में जो कोविड-19 महामारी के दौरान किया गया। एंड इस रसायन का द्वारा जो है सेल्फ क्लीनिंग फैब्रिक का भी किया गया है, जो टाइटेनियम ऑक्साइड नैनो कणों पर जो आधारित होगा, जो इसे सन वॉश फैब्रिक भी कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में जो अपने आप साफ हो सकता है। इसको जो है धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस इसको सूर्य में प्रकाश में रख दो तो ये अपने आप जो है नया दिख हो जाएगा, नया साफ हो जाएगा। एंड इस संस्थान के द्वारा जो है विशिष्ट सेवा क्षेत्रों में जो है टेक्निकल जो है फैब्रिक का विकास किया गया है, जैसे अग्निशमन कर्मियों के लिए जो अग्निरोधी और सैनिकों के लिए जो जलरोधी कपड़े। इसी प्रकार जिसके जो है बाजार में जो है नैनो तकनीक आधारित जो है रिंकल फ्री या फिर जो है एडोवर फ्री जो है कपड़े पहले से ही मौजूद हैं। अनुसंधान स्तर पर देखें तो सेल्फ हीलिंग या फिर सेल्फ रिपीटिंग का जो विकास भी किया गया है। तो नैनो तकनीक के संबंधित मुद्दे और चिंताएं की बात करें तो हेल्थ रिलेटेड इंसेंस की बात करें तो नैनो दवाएं जो है शरीर के जो है विभिन्न कणों में पहुंचकर जो कुप्रभाव पैदा कर सकते हैं। इससे जो है हमारे रक्त मस्तिष्क में जो है अवरोध को पार कर जो मस्तिष्क की क्रिया को जो प्रभावित कर सकते हैं। केंचुए पर किए गए परीक्षण में जो इसके संकेत मिलता है। एंड इसी प्रकार टिश्यू इंजीनियरिंग और नैनो चिकित्सा के प्रयोग से जो है मानव की जो है मजबूत, सुंदर और रोग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। इससे कैंसर और अल्जाइमर जैसे रोगों की जो है रोकथाम की जा सकती है। लेकिन यह जो सभी तकनीकें जो होंगी अत्यंत महंगी होंगी। इसका जो है लाभ सिर्फ जो है धनिक वर्ग उठा ही सकता है। तो इस वजह से जो है इसका प्रयोग जो स्वास्थ्य के क्षेत्र पर जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से पर्यावरण संबंधी मुद्दे की बात करें तो नैनो तकनीक जो है समाज के प्रयोजक तकनीक है, जिसका प्रयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। इसके फलस्वरूप पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे कि नैनो पदार्थों की जो मात्रा बढ़ सकती है, यह जो नैनो प्रदूषण को जो कम जन्म दे सकता है, जिससे जो है हमारे पर्यावरण पर जो है इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा।
आर्थिक मुद्दे की बात करें, नैनो स्तर पर जो है नैनो प्रणालियों के निर्माण में जो है कई दुर्लभ और महंगे तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जो लगभग मूल्य में जो है वृद्धि कर दे, जिससे जो ये प्रणालियाँ वहनीय मूल्य पर जो प्राप्त नहीं हो पाएंगी, जिसको वहन करना जो है केवल धनी वर्ग तक ही सीमित हो जाएगा। तो नैनो स्तर पर कार्य करने के लिए जो तथा नैनो संरचनाओं के निर्माण के लिए पारमाणविक स्तर पर जो तत्वों को जोड़ना या फिर तोड़ना पड़ता है, जिसकी जो है ऊर्जा मांग अधिक होगी और ये जो उत्पादन निवेश में जो है बढ़ा देता है। तो इस प्रकार जो है नैनो कड़े जो होंगी वो एक नवीनतम तकनीक है जो हमारे देश के लिए, देश के कई क्षेत्रों के लिए लाभदायक है, तो इसकी कई हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, जो नैनो तकनीक है काफ़ी अच्छी तकनीक है जो हमारे हर क्षेत्र में जो है हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमें और अधिक जो है सुरक्षित महसूस कराती है। नैनो के प्रयोग से नैनो कारों का विकास किया जाता है जो वजन में काफ़ी हल्के, अफोर्डेबल होती हैं, प्रदूषण स्तर को कम करती हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे प्रदूषण को बचाने में, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में, हमारी सुरक्षा करने में जो है नैनो जो तकनीक है काफ़ी जो अच्छी तकनीक है। एंड नैनो तकनीक जो है अपने आप में जो एक बहुत अच्छी तकनीक है और इसके प्रयोग से तरह तरह के जो है AI द्वारा जो है कार्य किए जा सकते हैं। और